गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम लोग मॉडल्स ऑफ टीचिंग उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग कौन से दो मॉडल पढ़ चुके हैं? दीपिका? मैम साइंटिफिक इंक्वायरी और कॉन्सेप्ट अटेनमेंट। हाँ ठीक है, हम लोग साइंटिफिक इंक्वायरी मॉडल और कॉन्सेप्ट अटेनमेंट टीचिंग मॉडल पढ़ चुके हैं। आज हम लोग तीसरा मॉडल पढ़ेंगे, वो है संज्ञानात्मक वृद्धि शिक्षण प्रतिमान। इसको इंग्लिश में कहते हैं टीचिंग मॉडल ऑफ कॉग्निटिव ग्रोथ। ठीक है, तो जो संज्ञानात्मक वृद्धि शिक्षण प्रतिमान है, इसको किसने दिया था, कोई बता सकता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट तुम लोगों ने सुना होगा, संज्ञानात्मक विकास। साइको में पढ़ा है, साइकोलॉजी में, साइकोलॉजी के पेपर में। जीन पियाजे का नाम सुना है? यस मैम। जीन पियाजे ने दिया था। हाँ बिल्कुल, जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिया था। ठीक है, तो इसमें जो है हम लोग संज्ञानात्मक जो शिक्षण प्रतिमान है, इसको भी जीन पियाजे ने दिया है। कब दिया है? ये जो जीन पियाजे के बारे में तुम लोग क्या जानते हो? कोई जानकारी है? जीन पियाजे का नाम सुना है तुम लोगों ने? जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी। मैम उन्होंने अपने बच्चों पर ही वो करा था। प्रयोग किया था। यस मैम। है ना? तो जो हम जीन पियाजे की बात कर रहे हैं, तो जीन पियाजे जो है वो विनय इंस्टीट्यूट था 1920 में। वहां पे वो जॉब करते थे और उनका काम था कि जो फ्रेंच वर्जन रहते थे क्वेश्चंस के, ठीक है, तो उसको इंग्लिश इंटेलिजेंस टेस्ट में वो उसको कन्वर्ट करते थे या उसको विकसित करते थे। हाँ, तो जब वो क्वेश्चंस विकसित कर रहे थे और बच्चों को जब ये क्वेश्चंस दे रहे थे, तो उन्होंने देखा कि जो चिल्ड्रन थे वहां, जो उसका जवाब दे रहे थे, वो गलत जवाब दे रहे थे। और ऐसे प्रश्नों का वो गलत जवाब दे रहे थे जहां पे लॉजिकल थिंकिंग की जरूरत थी। ठीक है, तो जो लॉजिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस थे, वो अक्सर जो है, जो वहां छात्र थे, उसको गलत आंसर उसका दे देते थे। तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि जो आपका थिंकिंग ऑफ एडल्ट है, यानी जो आपके प्रौढ़ लोग जो सोचते हैं, और बच्चों की सोच में काफी अंतर है। तो उन्होंने सबसे पहले सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट किया, और उनका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था कि बच्चों की आईक्यू को कैलकुलेट करे। तो इसी के दौरान उन्होंने जो है कॉग्निटिव टीचिंग मॉडल भी विकसित किया। तो संज्ञानात्मक वृद्धि शिक्षण प्रतिमान का आधार जो हम लोग मान सकते हैं, वो जीन पियाजे हैं, और उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। तो इस सिद्धांत के प्रयोग के वक्त जीन पियाजे ने बालकों की संज्ञानात्मक वृद्धि पर विशेष प्रयोग किए थे, जिनके आधार पर संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत अस्तित्व में आया। यानी कि जितना भी एक्सपेरिमेंट किया था, वो स्टूडेंट्स के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर उन्होंने स्टडी किया था। ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास के दौरान जो है उन्होंने विद्यार्थियों की या बच्चों की 4 अवस्थाओं का इसमें उल्लेख किया है, जिससे गुजरते हुए उनका संज्ञानात्मक विकास होता है। तो उन्होंने कहा था कि जो बच्चे हैं, उनका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, वो 4 स्टेजेस में होता है। पहला जो स्टेज है, वो है आपका सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, यानी कि आपका संवेदी क्रियात्मक अवस्था, जो कि जन्म से लेके 2 साल की होती है। फिर दूसरा जो उन्होंने स्टेज दिया था, वो था आपका प्री ऑपरेशन स्टेज, यानी कि हिंदी में इसे कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था,
जो कि बालकों की होती है फ्रॉम एज टू यानी 2 साल से लेके 7 साल तक। तीसरा उन्होंने स्टेज जो स्टडी किया था वो है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी एज है 7 से लेके 11 तक। और चौथा जो स्टेज उन्होंने विकसित किया था वो उन्होंने किया था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 वर्ष से ऊपर आयु के बच्चों का था। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो उन्होंने सबसे पहले सेंसरी मोटर स्टेज जो उन्होंने बताया है, इसमें क्या होता है, क्योंकि ये एज ग्रुप है आपका 0 से लेके मतलब बर्थ से लेके 2 साल तक। तो इसमें क्योंकि सेंसरी मोटर स्टेज यानी कि इसकी विशेषता ये है कि बच्चे जो भी सीखेगा वो थ्रू अपने सेंस ऑर्गन सीखेगा। ठीक है, आपके जो 5 सेंस ऑर्गन है उसी के आधार पे वो सीखने की कोशिश करता है। तो इसमें क्या होता है कि जब बालक आपका 12 यानी 1 साल से 18 महीने तक का होता है, तो वो क्या करता है, जो भी वस्तुएं उसके पास हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रायल एंड एरर के माध्यम से वो सीखने का प्रयास करता है। क्योंकि इस दौरान हम लोग देखते हैं कि जो हमारे बालक है, बच्चे हैं, उनमें जिज्ञासा की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। तो कोई भी जैसे खिलौना दे दो, कार दे दो, टॉय दे दो, कुछ भी दे दो, तो वो चीजों को क्या करते हैं, उलट पुलट कर देखते हैं। फिर इसके बाद कोई चीज गिर जाती है तो उसको भी वो कैसी आवाज करती है, गिराने का, पटकने का वो लोग प्रयास करते हैं और वहां पे वो सीखते हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं कि इस अवस्था में हम लोग इसलिए बच्चों को छोटी सी हल्की वस्तुएं देते हैं, हल्के हल्के खिलौने देते हैं, छोटे छोटे खिलौने देते हैं, और मतलब उनको खेलने के लिए देते हैं, जिससे वो खेलते हैं और इन्हीं खिलौने के माध्यम से वो सीखते हैं। उसके बाद जब वो बालक 1.5 साल से 2 साल का हो जाता है, तो वो जो भी खिलौने उसके पास है या जो भी वस्तुएं उसके पास है, अब उसके बारे में वो चिंतन यानी सोचना आरंभ कर देता है थोड़ा बहुत, है ना। तो इससे जो है कि वो ऑब्जेक्ट की परमानेंसी के बारे में उसको जान जाता है। तो इस स्टेज पे क्या होता है कि वो ऑब्जेक्ट परमानेंस या उसके बारे में जानता है, और बैबलिंग स्टेज होती है ना। हम लोग देखते हैं कि 2 साल के बच्चे, 1.5 साल के बच्चे बड़बड़ाते हैं, बैबल करते हैं, बाबा और ये ऐसे करके, है ना, कोई भी चीज। और ये जो ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात करते हैं, जैसे हम लोग, जैसे माँ होती है, माँ किसी खिलौने को, मान लो किसी टेडी बियर या कोई भी खिलौना है, टॉय को उसने चादर के नीचे या टॉवल के नीचे उसने छुपा दिया, ठीक है। तो उसके बाद जब वो छुपा देती है तो वो तो सामने देखता है कि इसकी टॉवल के नीचे एक खिलौना है, वो मम्मी ने छुपा दिया है। फिर मम्मी वो खिलौना वहां से निकाल के अगर चारपाई के नीचे भी रख देती है, तो उसको लगता है कि वो खिलौना उस टॉवल के नीचे है, तो उसकी परमानेंसी उसके दिमाग से गायब नहीं होती है, यानी कि उसको तब भी ये लगता है कि हाँ, उसके नीचे कुछ ना कुछ कोई खिलौना होगा। इसके बाद हमारा दूसरा जो स्टेज है वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। और इसमें जो है 2 वर्ष से ऊपर के जो बच्चे रहते हैं, 2 से 4 वर्ष तक की आयु के बच्चे इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब बालक 2 साल का हो जाता है या उससे ऊपर हो जाता है, तो इस अवस्था में क्या होता है, बालकों की भाषा का विकास होता है। अब आप लोग देखते हैं 2 साल से ऊपर बच्चे जो सेंटेंस फॉर्मेशन है ना, वाक्यों का प्रयोग करने सीख जाते हैं, बातें करते हैं। तो जब वाक्य प्रयोग करेंगे, बातें करेंगे, तो उसमें क्या है, उनकी जो सीखने की क्षमता जो है वो अधिक हो जाती है। और हम लोग ये भी देखते हैं कि नकलची होते हैं बच्चे, है ना, अनुकरण के माध्यम से सीखेंगे या खेल के माध्यम से सीखेंगे या ड्राइंग के माध्यम से सीखेंगे। तो ये सारा जो माध्यम है, अनुकरण, खेल, चित्र रचना, इसके माध्यम से वो लोग अधिक सीखते हैं। और इस अवस्था में बालक कोई भी वस्तु, कोई भी प्रतिमा या इमेज, कोई भी शब्द के विषय में वो समझने लगते हैं, ठीक है।
तो इस अवस्था में हम लोग ये कह सकते हैं कि बालकों की सोचने की, समझने की, तर्क समझने की जो शक्ति है वो विकसित हो जाती है। इसलिए वे केवल ठोस वस्तुओं पर ही ध्यान केंद्रित कर पाते हैं और समानता पर आधारित कृतियों को सीखने का प्रयास करते हैं। इस दृष्टिगत बालकों के समझ ठोस वस्तुओं से कुछ बड़े खिलौने आदि प्रस्तुत करके उन्हें सीखने के अवसर प्रदान किए जा सकते हैं, जिससे वो और अधिक सीख सकें। तो यानी कि जो आपका पहला स्टेज है और जो दूसरा स्टेज है उसमें काफी अंतर है, क्योंकि दूसरे स्टेज में जो है छात्र का मानसिक विकास पहले की अपेक्षा अधिक हो जाता है, तो वो थोड़ा जल्दी सीखता है। तीसरा आपका स्टेज है 7 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों का, जिसे कि जीन पियाजे ने स्थूल संक्रियात्मक अवस्था यानी कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहा है। इस अवस्था में क्या होता है कि बालकों की सोच जो है क्रमबद्ध होने लगती है और लॉजिकल होने लगती है। तो वे वस्तुओं को वर्गीकृत करने, यानी कि कोई भी वस्तु अगर उसके सामने दे दी जाए तो उसका वो क्लासिफिकेशन करना सीख जाते हैं। फिर उन वस्तुओं का दूसरे वस्तुओं के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है, उसको समझना सीख जाते हैं। और इसके अलावा वो चीजें संरक्षित करते हैं ना, कोई भी चीजें संग्रहित करना, कंजर्व करना, इसके बारे में वो सीख जाते हैं। तो इसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि जो बालक है वो उसकी समझ अधिक विकसित हो जाती है। तो उन लोगों के सामने आप कोई भी चित्र या कोई भी नमूना अगर दिखाएं तो वो उसको जान सकते हैं, उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, उसको क्रमबद्ध कर सकते हैं, उनमें क्या रिलेशन है वो उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद चौथा जो आपका ऑपरेशन जो स्टेज है वो है 11 वर्ष से वयस्क वाला स्टेज आ जाएगा। तो इसको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहा है। तो इस अवस्था में क्या होता है, क्योंकि और बच्चे बड़े हो जाते हैं, 11 साल के बच्चों की मानसिक सोच, समझ और शक्ति और विकसित हो जाती है। तो इस अवस्था में क्या होता है कि बालकों की जो तर्क करने की शक्ति है या उनमें काल्पनिक चिंतन करने की जो योग्यता है उसका विकास हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि कोई भी अगर उसके सामने अगर समस्या दे दी जाए तो इस आयु में वो उसका हल खोजने में समर्थ हो जाते हैं। और ये कह सकते हैं कि इस अवस्था में जो हमारे किशोर हैं उनमें चिंतन अधिक क्रमबद्ध और तार्किक हो जाता है। तो इस अवस्था में ये सब बालक ऐसे कार्य और समस्याएं हल कर लेते हैं जो उनको दिया जाता है, तो सारी प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पर क्योंकि हम लोग यहाँ पे मॉडल्स ऑफ टीचिंग की बात कर रहे हैं, हम लोग टीचिंग मॉडल्स में हर वक्त हम लोगों ने इसके एलिमेंट्स का डिस्कशन किया है। तो सबसे पहला जो मेन एलिमेंट है आपका टीचिंग मॉडल का, वो आपका है फोकस, है ना, केंद्र बिंदु या लक्ष्य। ठीक है, तो इस प्रतिमान के जो पहला प्रमुख तत्व है वो है आपका लक्ष्य। तो इस प्रतिमान का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है कि छात्रों की सामान्य मानसिक योग्यताओं का विकास करना, क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट मॉडल है ये। तो इसका लक्ष्य होगा छात्रों की सामान्य मानसिक विशेषताओं या योग्यताओं का विकास करना। ठीक है, इस मॉडल का उद्देश्य है। दूसरा हम लोग देखते हैं इसकी संरचना, यानी कि इस मॉडल की संरचना में जैसे मैंने पहले ही बताया कि इसमें स्टेप्स लिखे जाते हैं। तो ये जो प्रतिमान है वो दो अवस्थाओं, इसके दो स्टेप्स हैं। पहला जो है, इसमें शिक्षक कक्षा में ऐसा वातावरण प्रस्तुत करता है जिसमें तार्किक चिंतन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, दूसरा स्टेप ये है कि इसमें शिक्षक छात्रों को आवश्यक निर्देश देता है, उनकी सहायता करता है
जिससे जो भी विषय या प्रकरण या टॉपिक वो पढ़ रहा है उसको अच्छी तरह से समझ ले, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि छात्रों की सामान्य मानसिक शक्तियों का या योग्यताओं का विकास करना। ठीक है, तो ये दूसरा आपका हो गया सिंटैक्स। तीसरा जो एलिमेंट है वो है सामाजिक प्रणाली यानी कि सोशल सिस्टम। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सोशल सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि शिक्षक और छात्र के बीच अंतःक्रिया कैसी रही है। तो इसमें भी जो है दोनों के बीच में अंतःक्रिया होती है। जो शिक्षक होता है वो क्या करता है कि छात्रों के सामने ऐसा वातावरण प्रस्तुत करता है जिससे कि छात्रों को मोटिवेशन या प्रेरणा मिलती है। तो जब ये वातावरण उसको मिलता है तो छात्र क्या है स्वतंत्र और खुले बौद्धिक विचारों के साथ उसका उत्तर देता है। और इसमें शिक्षक जो है अलग विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को एकत्रित करने हेतु मार्गदर्शन देता है। ठीक है, इसके बाद चौथा आपका आ गया सपोर्ट सिस्टम यानी कि सहायक व्यवस्था। तो इसमें जो है शिक्षक अधिगम के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करता है, छात्रों के मानसिक स्तर के अनुरूप चुनौतीपूर्ण समस्या प्रस्तुत करता है, समस्या के समाधान हेतु सहायक संसाधन उपलब्ध कराता है। ठीक है, जो भी आपने टॉपिक लिया है उससे रिलेटेड जो भी मटेरियल है वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स है वो यहाँ पे उपलब्ध कराता है। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो शिक्षक होता है वो एक पथ प्रदर्शक और परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है। ठीक है, फिर अंत में आ जाता है इसका उपयोग। इसमें क्या है एप्लीकेशन में यह तार्किक चिंतन का विकास करने में सहायक है, यह छात्रों में ज्ञानात्मक योग्यताओं के विकास के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है और इसका प्रयोग उन सारे विषयों में किया जा सकता है जिनमें किसी ना किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही हो, क्योंकि ये मानसिक योग्यताओं के विकास का है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इसमें विकसित करना मुख्य लक्ष्य होता है। तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि इसका उपयोग फिजिकल साइंस यानी साइंस भौतिक विज्ञान इन विषयों के अलावा उन विषयों में भी आप कर सकते हैं जिसमें कि आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, तो ये आपका हो गया जीन पियाजे का कॉग्निटिव ग्रोथ टीचिंग मॉडल। तो इसी के साथ जो है आपका मॉडल्स ऑफ टीचिंग खत्म होता है, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने देखा मॉडल से कहते हैं, टीचिंग मॉडल की विशेषताएं क्या होती हैं, टीचिंग मॉडल के एलिमेंट्स क्या होते हैं, और उन्हीं एलिमेंट्स को फोकस ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने 3 अलग अलग मॉडल यहाँ पे पढ़े हैं। पहला है आपका कंसेप्ट अटेनमेंट टीचिंग मॉडल, दूसरा इंक्वायरी ट्रेनिंग टीचिंग मॉडल, और आपका तीसरा यहाँ पे था कॉग्निटिव ग्रोथ टीचिंग मॉडल। ठीक है, थैंक यू क्लास। किसी को कुछ और पूछना है तो